और भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया, ठीक हो, मजे में। तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आने वाले हैं वो वर्क और एनर्जी पे होने वाला है। मैं बता रहा हूं आज की वीडियो के बाद हर एक बच्चा वर्क और एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए एलिजिबल। हर एक बच्चा, सिर्फ 11th नहीं, कोई भी बच्चा यार, कोई भी बच्चा, इनफैक्ट नर्सरी का बच्चा भी आपको वर्क और एनर्जी एक्सप्लेन कर देगा। जी हाँ, अरे बहुत बेसिक लेवल से। देखो आज की वीडियो को इतना एक्चुअली थियोरेटिकल ज्यादा पार्ट रहेगा आज की वीडियो में, लेकिन आपको कंसेप्ट बहुत प्यार से समझाया जाएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत ही बेसिक से बनाया जा रहा है ये वीडियो। मैं कह रहा हूं हर एक बच्चा देखने के लिए एलिजिबल है। 9th के बच्चे भी देख सकते हैं, 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, और सिर्फ साइंस के ही नहीं, हर एक स्ट्रीम के बच्चे देख सकते हैं यार। हर एक एक्सट्रीम का बच्चा एलिजिबल है इस वीडियो को देखने के लिए। और उसे समझ में आएगा कि हम लोग इस वीडियो में हर एक एक्सपेक्ट पे बात करने वाले हैं। हर एक एक्सपेक्ट, साइंस एक्सपेक्ट देखेंगे, स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट भी देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया वीडियो सेशन लेके आए हैं। तो आओ जरा देखें क्या होता है वर्क और क्या होता है एनर्जी। आओ तो पहले आओ जरा देखें कि वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? तो आप ये बेवकूफी करने जा रहे हो कि कोई डिफरेंस ही नहीं है यार इन दोनों में। यही तो मजे की बात है, कोई डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों में। वर्क जो है वही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है। यानी कि आप लोगों ने ये मूवी का प्लॉट जरूर देखा होगा। वर्क जो है उस प्लॉट के अनुसार वर्क अदिति है और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निशा है, एंड काइनेटिक एनर्जी शीतल है। शीतल है तो फिर मुन्नी कौन है? अबे मुन्नी टोटल एनर्जी है। और ये सब एक ही है। क्या बात है, ये सब एक ही है। अब इस वीडियो प्लॉट को देख लो, मजा आ जाएगा। देखो मजा। रात को 12 बजे आए। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। ये शीतल, निशा, अदिति, ये जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है। बोलो भाई, मजा आ रहा है? ठीक है, वीडियो प्लॉट आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो भाई, तो फिर आओ जरा आगे बात करें। हाँ जी, तो अब आओ जरा देखें वर्क और एनर्जी होता क्या है। तो फिर वर्क की बात करें तो वर्क क्या है? उससे पहले मैं एनर्जी का टर्म समझा देता हूं आपको। लोग वर्क पहले समझाते हैं, मैं एनर्जी पहले समझा रहा हूं। अलग है यार, वीडियो अलग होने वाली है पूरी यार, क्या बात कर रहे हो। एनर्जी क्या होता है? तो कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप कितना काम कर सकते हो। यार यही तो एनर्जी है यार। तेरी कहते हो ना इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो क्या कह रहे हो आप कि उसमें काम करने की कैपेबिलिटी, काम करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है वो, उसकी कैपेबिलिटी है। और एनर्जी से जो काम कर दिया लगा के, वही तो वर्क है यार, वही वर्क है। तो ये बताओ, जितनी एनर्जी खर्च करोगे, जितनी एनर्जी यूज करोगे, उतना ही तो वर्क करोगे। बोलो सही है कि नहीं? बता दो भाई, जल्दी से बता दो। सही है, बिल्कुल। जितनी एनर्जी यूज करोगे उतना ही तो वर्क करोगे। मान लो आपकी कैपेसिटी 1000 जूल है, अब उसमें से आपने 100 जूल खर्च कर दी, तो वर्क कितना किया आपने? जितना खर्च किया। अब मान लो 1000 का 1000 खर्च कर दिया, बहुत बढ़िया, 1000 जूल वर्क कर दिया आपने। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। और जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क करोगे। यानी कि एनर्जी में, अब देखो एनर्जी इतनी थी 100 जूल की, 1000 जूल की, आपने 100 जूल काम कर दिया, तो अब आप कितना जूल और कर सकते हो? 900 जूल एनर्जी तो बचेगी यार आप में। तो मेरे को ये बताओ, ये बात बता दो, एक बात बता दो कि वर्क क्या है फिर?
चेंज इन एनर्जी नहीं है क्या? बोल दो यार, एक बार ही बोल दो। पहले 1000 था, 10 जूल का काम कर दिया, अब कितनी एनर्जी बची है? 900 जूल। बोलो भाई 900 जूल। तो यानी कि वर्क क्या है? चेंज इन एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी कितनी खर्च करके कम कर ली अपनी एनर्जी, उतना ही तो वर्क करोगे यार। अब ये एनर्जी हवा में तो नहीं जाएगी ना। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, एनर्जी कंजर्व, यार देखो वीडियो थोड़ी फास्ट हो रही है क्योंकि मेरे को पता है यार, जनरली टीचर बहुत स्लो पढ़ाता है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं यार, मेरी ये आदत है। तो प्लीज जो बच्चे मेरे को कैच नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज वीडियो को एडजस्ट कर ले 0.75x पे। यूट्यूब में फैसिलिटी होती है, वहां कोने पे जाके सेटिंग में जाके आप अपने वीडियो स्पीड को 0.75x पे कर लो। ठीक है भाई, तो आओ जरा देखे। तो मैं ये समझा रहा था आप लोगों को कि जितनी टोटल एनर्जी 1000 थी, 10 जूल का 100 जूल का काम कर दिया, अब कितनी एनर्जी है? 90। तो जितना चेंज आया, कितने का चेंज आया ये बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। 100 जूल का। यही वर्क है, यही वर्क है, यही वर्क है। वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं किताबें? वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? अब जरा डेफिनेशन पे चलें, वर्क को कैसे डिफाइन करती है किताबें? आओ भाई जरा देख लो, वर्क को कैसे डिफाइन करती है किताबें। तो वर्क को ऐसे करती है, द अमाउंट, द फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट in the direction, the amount या the product, सीधा यही लिखते हैं, the product of force applied by on an object in the direction of displacement, या आप ऐसे इसको बहुत बेसिकली डिफाइन करना चाहें तो सिर्फ इतना ही लिखती है, the product of force and displacement, the product of force and displacement, that is work। सीधा खेल खत्म, बकवास है। वर्क की शुरुआत ही यहीं से होती है यार, वर्क कुछ भी नहीं है, वर्क कुछ है ही नहीं। अरे वीडियो बंद करके मैं चले जाना यार, है कुछ है वर्क है चेंज इन एनर्जी। बहुत ही बढ़िया। वर्क क्या है? चेंज इन एनर्जी है। वर्क को चेंज इन एनर्जी कहते हैं। कैसे यार? एक इंसान है, अच्छा ये बताओ, अब एनर्जी को जरा समझ लें हम लोग। एनर्जी के टर्म बात करें तो ये बताओ, एक एनर्जी है, एक इंसान है जो लेटा हुआ, ठीक है, और एक इंसान है जो खड़ा है, नहीं मतलब इंसान खड़ा है, हाँ जी, हाँ अबे ठीक है, इंसान खड़ा है तो अबे वापस आओ, इंसान खड़ा है तो अब ये बताओ कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? एनर्जेटिक, कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? ये या ये, ए या बी, कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? तो ऑब्वियसली ए। क्यों भाई? अरे यार इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं है क्या? ये देखो लेटा हुआ है। सेम एग्जांपल ले लो, आप अभी लेट के वीडियो देख रहे हो मेरा, और मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। सर हम भी बैठ के देख, अब कोई बात नहीं यार, बैठ के देखो तो भी मैं तो खड़ा हूं यार, अब खड़े हो ना देख रहे हो यार मेरी वीडियो। तो यानी कि वीडियो आप जो देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? सर मैं। अबे पागल हो गया? मतलब यानी कि कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? यानी कि सर आप। क्यों? क्योंकि आप खड़े होकर पढ़ा रहे हो, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा है, मेरे में पोटेंशियल एनर्जी कम है। यही तो है यार एनर्जी। तो अच्छा, अब दूसरी बात, अब एनर्जी में चेंज आएगा यहां से यहां। मान लो ये एक ही इंसान था, पहले लेटा हुआ था, अब खड़ा हो गया, एनर्जी में चेंज आ गया। तो एनर्जी में चेंज आ गया तो यानी कि क्या हो गया? यानी पहले वो खड़ा था, अब लेट गया। खड़ा था, दिन भर काम करने का बेड पे लेट जाते हो, कुछ और करने लग जाते हो? नहीं, हाँ बिल्कुल पढ़ाई जैसा कुछ नहीं, बेड पे आप करोगे फिर लेट जाते हो, यानी कि काम करने के बाद। तो जैसे लेट जाते हो तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है।
कभी खड़े खड़े सोए हो? नहीं, आप क्या करना चाहते हो? अपने एनर्जी लेवल को कम करने के लिए लेट जाते हो ना। सोना तो खड़ा, आंख बंद कर लो, खड़े खड़े मजा नहीं आएगा ना। मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप खड़े हो। आप खड़े हो तो यानी आप खड़े हो, मतलब आपकी बॉडी सीधी खड़ी है। हम ठीक, तो आप जैसे लेट जाते हो तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है और हर एक इंसान लोअर एनर्जी पर रहना चाहता है। जब एनर्जी क्या है? एनर्जी अनस्टेबिलिटी को पैदा करती है। कैसे? देखो इसका एग्जांपल देखो। एक बच्चा है, बच्चा होता है एक, बिल्कुल होता है सर, हम भी बच्चे हैं, बिल्कुल। तो नहीं, हर एक इंसान में छोटा बच्चा होता है वो वाली बात नहीं कर रहे, बच्चा है, ठीक है। बच्चा जब मॉर्निंग में पूरा खा पी के एकदम ब्रेकफास्ट करने के बाद, किसी बच्चे को ब्रेकफास्ट करने के बाद घर पे टिकते हुए देखा है? नहीं टिकता वो। अगर छुट्टी है, ऑब्वियसली संडे होना जरूरी है यार, अब स्कूल चला गया तो बात खत्म। वैसे स्कूल में ही बड़ा हुड़दंग करता है एकदम, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट कर लिया उस बच्चे ने सुबह का, उसका तो घर में नहीं टिकता, बहुत चीजें करता है, वो पागल हो जाता है एकदम। खाना खा लिया उसने, एनर्जी मिल गई उसे, अब एनर्जी को खर्च भी तो करना है यार। बोलो, करना है कि नहीं करना? एनर्जी को खर्च करना है यार, बिल्कुल। तो वो क्या करता है? फिर इधर उधर घूमता है, पागलों की तरह करता है, तो पंखे गिरा देता है, पंखे पे लटक जाता है, घूमता है। और फिर मान लो पेरेंट्स सुबह निकल गए जॉब पे, बच्चा घर में अकेला है, मजाल है कि घर वैसा मिल जाए उन्हें जैसा छोड़ के गए थे। घर कैसा हो जाता है? बर्बाद। कैसा हो जाता है भाई? बर्बाद। क्यों? क्योंकि बच्चे में थी एनर्जी, तो एनर्जी इस्तेमाल करेगा वो। तो एनर्जी इस्तेमाल कैसे करता है वो? पंखे तोड़ देता है, ये वो कांच वाच फोड़ देता है एकदम। फिर जैसे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं वाह ये कहाँ आ गए हम लोग, कैसा मेरा आशियाना था, अब क्या होगा? अरे सर साया नहीं नहीं, अरे सॉरी। तो यानी कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी है, उस बच्चे को एनर्जी देके गए हो आप यार, वो एनर्जी खर्च नहीं करेगा क्या? जैसे कि हम लोग जैसे ही खाना खाया, संडे है, सुबह पार्क जाते थे, पार्क जाने के बाद सुबह जाते थे, उसके बाद क्या 1 घंटे 2 घंटे पागल हो क्या, शाम को आते थे सीधा। और मम्मी, क्योंकि शाम सारी एनर्जी खत्म हो गई ना, अब हम लोग मरे मरे से घर पे आते थे। हमें पता है हमारा स्वागत बहुत ही ज्यादा चप्पल की मालाओं से होने वाला है, और उसी में से माला में से एक एक तोड़ तोड़ के थोड़ा सा दर्द का एहसास हुआ है मेरे को, ठीक है भाई। तो यानी कि यही होता है, यही होता आ रहा है। यानी कि आप बच्चा सीधा शाम को आता है और मम्मी सीधा बेलन से स्वागत करते हैं, ये कहाँ चला गया तू? तो गाली वगैरह दे नहीं सकते, थोड़ा सा समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ठीक है। वो तो गई, आप लोग दिमाग में तो आ ही गया होगा कौन कौन सी गालियां पड़ी है आप लोगों को, लेकिन ठीक है वैसे ही कुछ। तो यानी कि कहने का सेंस ये है कि जब तक एनर्जी तब तक काम होता रहता है, एनर्जी खत्म काम खत्म, सीधा सो जाते हो, सीधा सो जाते हो आप लोग। और सोते खड़े खड़े हो या लेट जाते हो, बिल्कुल एनर्जी को और कम कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिया। ये मोर एनर्जेटिक है, ये लेस एनर्जेटिक है, सारा खेल यार एनर्जी का है। अब एनर्जी क्या है? वर्क, चेंज इन वर्क। मैंने बेस्ट एग्जांपल अभी दिया था आपको कि समझो, एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं यार। आज जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही देखने वाले हम लोग वर्क और एनर्जी को इतनी बारीकी से समझ लेंगे ना यार, मैं बता रहा हूं हर बच्चा एलिजिबल है समझाने के लिए। आप अपने टीचर को बोल सकते हो टीचर मार्कर हटाओ, मैं समझाता हूं। नहीं, मेरे से भी कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, प्लीज बच्चों आप मत करना ऐसे, क्योंकि ठीक है आप बोल सकते हो अपने टीचर को तू हट, ना पड़ा तू नहीं बोलना, मतलब आप हटो, देखो मैं समझाता हूं वर्क एंड एनर्जी, बिल्कुल वैसी मेंटालिटी आने वाली आप लोगों में। तो यानी कि एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी बहुत प्रकार के होते हैं, एनर्जी तो जी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी सुना होगा, और इन दोनों को एक साथ मैकेनिकल एनर्जी सुना होगा। मैकेनिकल एनर्जी है, तो ये सारी एनर्जी है। देखो इस संसार में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन उन सबको कैटेगराइज कर दिया है मैकेनिकल एनर्जी में। आपको पता होगा साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, वेव एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, ए मेरे मालिक, न्यूक्लियर एनर्जी होती है।
कितने सारे एनर्जी है, तो उन सब को कैटेगराइज कर, ETC लिख दे, इन सब को कैटेगराइज कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग पूरे सब को कैटेगराइज कर सकते हैं, वी आर एलिजिबल टू डू दैट। और एनर्जी पे आपने एक फेमस, यानी कि हर चीज इस संसार में एनर्जी कंजर्व है, ये बात तो आपको पता है कि नहीं भाई, एनर्जी कंजर्व है कि नहीं। अब मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूं एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। सारी थ्योरी आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएगी आपको। एनर्जी कंजर्वेशन पे आपने ये तो देखा होगा, ये इक्वेशन देखी है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारे फिजिक्स की किताब के फ्रंट पेज में छपा हुआ है ये इक्वेशन, E = mc², और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या बात है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बकवास है, नहीं होती इतनी। क्या बात कर रहे हो सर, नहीं होती। अरे नहीं होती है यार, हमारे टीचर ने बताया, गलत बताया। अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बताई है स्पीड, तो वो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अंकल जी की थ्योरी कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन लाइट के पास तो भैया ड्यूअल नेचर है, भूल गए क्या, लाइट स्पीड, यानी कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। सर ये तो नई जानकारी है, बिल्कुल नई जानकारी है। जो बच्चे 11th में नहीं है, जो 11th में है उनको तो पता चल ही गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली जी अंकल है। जो नहीं जानते तो बिल्कुल समझ लो, लाइट जो है उसके पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, दोनों नेचर है। पार्टिकल नेचर के बारे में रे ऑप्टिक्स में समझाया गया है 10th क्लास में, वेव नेचर के बारे में 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है, वहां हम लोग पढ़ लेंगे। अभी बात इस पे आ रही है कि इसकी स्पीड इतनी क्यों नहीं है, क्योंकि यार ये जो स्पीड है वो कौन चल सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल सकते हैं, लेकिन पार्टिकल लाइट के पास दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो यार कोई पार्टिकल स्पीड पे तो चल ही नहीं सकता है। ये स्पीड अगर पार्टिकल के पास आ जाएगी ना, एनर्जी बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। यही तो ये इक्वेशन है, यही तो वो इक्वेशन बता रही है कि एनर्जी बन चुका है। कौन, मास, ये मास है जो एनर्जी बन चुका है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो यानी कि लाइट भी इस स्पीड पर नहीं चल पाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली चलती है, तो हम लोग कह लेते हैं चलो भाई ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अच्छा जी, आओ जरा एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करें। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्चुअली अंदर की बात है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि एनर्जी जो है सिस्टम की कंजर्व रहती है। इसको नेचर से समझे, इसको स्पिरिचुअली समझे। आओ भाई जरा इसको नेचर वाइज समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट बड़े ध्यान से समझेंगे। देख लो, कुछ बोर्ड पे नोट करने जैसा है तो नोट कर लो। आओ भाई इसको जरा नेचर से समझते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन, मेरे ख्याल से ये इक्वेशन ही काफी है, ठीक है, मोर इनफ इक्वेशन है। आओ भाई एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करें। एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करने के लिए मैं आपको नेचर से समझाता हूं। देखो, आपने आंखें तो देखी होगी यार अपनी, अब आपको ही पता है हमारी आंखें जो है वो ऐसे है कि नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? अरे यही तो समझना है हमें। नेचर, फिजिक्स क्या है?
फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अरे एक बार बोल दो, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस है जी, नेचर के फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, नेचुरल साइंस, इसीलिए इसको नेचुरल साइंस कहते हैं। आ जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, फिजिक्स बताओ क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, नेचुरल साइंस, बिल्कुल आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। तो वही मैं कह रहा था कि नेचुरल साइंस है ये फिजिक्स। तो आओ जरा नेचर से समझते हैं। नेचर में हम लोग भी हैं यार, हम लोग भी नेचर, वो थोड़ा अलग हो गया लेकिन देखिए नेचुरल है हम लोग, नेचर नेचर प्राकृतिक है। आओ भाई, अब आंखें जो होती है वो ऐसे क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती है, सवाल है ये। देखो जैसे अंदर से एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, कर्व्ड होने के कारण रिफ्लेक्ट अंदर हो जाएगी, जितनी भी एनर्जी आएगी, ये देख रहे हो, तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाए, प्रिजर्व्ड हो जाए। क्या बात है। इसी वजह से आंखों की जो ये कॉर्निया जो होता है, आई बॉल जो होती है, वो आई बॉल जैसी होती है ताकि एनर्जी जो है कंजर्व, प्रिजर्व रहे, एनर्जी ना इधर जाए ना उधर जाए, कंजर्व रहे। देखो नेचर कितना अच्छा समझा रही है आपको, बिल्कुल इफेक्ट है। दैट्स द रीजन कि एनर्जी, अब जब ऐसी रहेगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि थोड़ी सी बाहर निकल जाए, लेकिन इसमें क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन अंदर कंजर्व रहेगी, रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल है ये। अब एक और स्पिरिचुअल चले, अब चलो स्पिरिचुअल से समझते हैं। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लो आप लोग। अब इस वक्त आपने देखा होगा, शिवलिंग को तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो शिवलिंग जो है वो हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा शिवलिंग देखा है किसी ने? अबे होता ही नहीं है, ऐसा होता है। ये शिवलिंग है, इसी शेप का होता है। ऑब्वियसली प्लेस कुछ अगर अपशब्द निकल जाए बुरा मत लगाना भाई। हाँ भाई, तो ये जो है कुछ ऐसे कोशिश रहेगी। देखो भाई, देखो शिवलिंग जो अगर शेप वगैरह गलत बनाते तो प्लीज माफी चाहता हूं मैं तहे दिल से, बॉटम माय ऑफ हार्ट। हाँ भाई, तो ऐसा नहीं होता है, रीजन है यार, प्रकृति से सीखो, सारी साइंस प्रकृति समझाएगी आपको। देखो शिवलिंग जो होता है वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, देखो सेम रीजन है। देखो अब आपको पता होगा शिवलिंग जहां होता है वहां पे रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं, एनर्जी रहती है। और हमेशा आपने शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग है, मेरी अगर नॉलेज के हिसाब से मैं बड़ा कमजोर हूं इन सब में, लेकिन फिर भी 12 ज्योतिर्लिंग है, दिव्य ज्योतिर्लिंग है। तो 12 में से 5 से ऊपर नदी, 5 या 5 के अराउंड नदी किनारे है। क्यों नदी के किनारे क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें जो है इस रेडियो एक्टिविटी को स्लो डाउन करने में मदद करती है, एनर्जी को प्रिजर्व करने में मदद करती है, इसीलिए ज्यादातर चीजें नदी के किनारे है, ज्यादा शिवलिंग। और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो गंगा जी के पास जहां शिव जी होंगे वहीं गंगा जी होंगे, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू है स्पिरिचुअली। हम लोग साइंटिफिक वे में समझे तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी होती है। तो देखो अंदर से जितनी भी एनर्जी निकलेगी, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होती आ रही है, देख रहे हो, एनर्जी कंजर्व्ड है, देख रहे हो, एनर्जी कंजर्व्ड अंदर ही रहती है। इसीलिए जब भी आप कभी शिवलिंग जी के पास जाओगे हमेशा आपको एनर्जेटिक फील होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी है प्रिजर्व, वहां पर एनर्जी बांधी हुई है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको पॉजिटिव जैसा लगता है। क्यों लगता है? ये देख रहे हो, एनर्जी बंद हुई है यार। इसमें चांसेस नहीं है कि अगर इस पे जाए तो बाहर निकल जाए एनर्जी, नहीं, एनर्जी को बांधे हुए है वो। तब भी आप जब भी जाओगे शिवलिंग के पास तो आपको एनर्जेटिक सा फील होगा, कुछ एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि एनर्जी है उसमें, समझ रहे हो? तो यही पॉइंट ऑफ व्यू नेचर समझा रही है आपको। मैं कौन होता है यार, मैं आपको बताऊं, किसी टीचर से मत सीखो फिजिक्स, मैं कह रहा हूं नेचर से सीखो। नेचर से बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता है। नेचर आपको जो सिखाएगी ना वो मैं भी नहीं सिखा सकता, कोई टीचर नहीं सिखा सकता, नेचर सब कुछ ये सिखा देगी आपको। देख लो कितना बढ़िया एग्जांपल है कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी का। अब जरा आगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें तो साइंटिफिक पर्पस से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें वर्क और एनर्जी को, तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन को अब मैं समझाता हूं आपको, मास और एनर्जी के रिलेशन को समझाते हैं, इसको समझते हैं। देखो जितना भी मैटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट है। नोट का पॉइंट क्या है
मैटर इज इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर अपने आप में ही एनर्जी का फॉर्म है। क्या बात है, मैटर जो भी है, आपको मैं बताऊं 8.18 इंटू में 10 की पावर माइनस 14 जूल एनर्जी अगर दोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बात है, इतनी एनर्जी एसोसिएट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बनेगा और उतनी ही एनर्जी निकलेगी इसको डिस्ट्रॉय अगर कर दो तो। 8.18 इंटू में 10 की पावर माइनस 14 जूल, बिल्कुल इतनी ही एनर्जी मिलेगी। इतने से एसोसिएट हुआ है तो जब डिसोसिएट होगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी और एनर्जी कंजर्व रहती है। मैटर इज इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको पता होगा मैटर के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी होती है, सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, घूम रहे हैं रोटेशनल एनर्जी, मतलब ओ क्या ही बताऊं। मैटर के अंदर मैटर अपने आप में क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये बात जिसको समझ में आ गई बस हो गया, सीख गया। और जरा वर्क पे आ जाए, क्या वर्क का मैं एक फॉर्मूला कुछ तो करा दे, पूरा थ्योरेटिकल हो जाएगा यार, एक कुछ तो करा दे। कुछ बच्चे फॉर्मूले वगैरह भी सीखने के लिए आए हैं यार। देखो फॉर्मूले चाटते रहोगे ना जीवन भर, कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड सीखना हमें। देखो अब जरा समझते हैं, अब जरा मैं वर्क का पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं आपको। एनर्जी तो समझ में आ गया होगा। तो वर्क क्या है, वर्क इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है यार। अब यार देखो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना वो आपको क्या बताएगी, वो क्या बताएगी आपको कि वर्क जो है वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताएगी कि नहीं बताएगी? जब ये गलत है, वर्क क्या है, चेंज इन एनर्जी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी तो आ गई। अब देखो, अब मैं समझाता हूं। ये देखो, ये ब्लॉक है, ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहां लेके चला गया h हाइट पे, बोलो ठीक है। अब h हाइट पे लेके गया हो तो यहां पे जो एनर्जी थी और यहां पे जो एनर्जी है, तो वर्क इस केस में uf माइनस ui नहीं हो जाएगी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाएगी। u से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, तो यानी कि u यहां पे लिख देता हूं, तो वर्क इज डेल्टा u नहीं हो जाएगा क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मैं सीधा लिख दूं चेंज इन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सही है, बहुत ही बढ़िया। और जरा देखें वर्क की डेफिनेशन तो लिखी दी है मैंने, तो यानी कि बाय डेफिनेशन बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस या एक्स भी कह सकते हो, एफ एस, यानी कि इसको एग्जांपल से समझे, यानी कि मास पे फोर्स लगाई आपने एफ इधर और ये डिस्प्लेस हो गया इधर, एक्स डिस्प्लेस हो गया। अब देखो सुनो, अब जरा सुनना, वर्क की एक बेसिक सी बात समझनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ एफ नहीं, यानी कि यहां पे आपने फोर्स तो लगाई, लेकिन कब लगाई, अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, हवा में लगाओगे तो काम नहीं होगा जी। यार देखो एक बात बताओ, मैं आपको स्पेस में लेके चला गया, ठीक है, स्पेस में हम लोग देख रहे हो, बजट बहुत ज्यादा है से कम। हाँ भाई, तो यानी कि अगर मान लो हम लोग स्पेस में चले गए, तो अब देखो इस मार्कर को, अब ये जीरो ग्रेविटी में है तो यानी कि हवा में उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। मान लो सामने है आप, हम लोग कैच कैच खेलने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखो तो यहाँ वहां पे आप हो, यहां पे मैं हूं। अब जैसे इस मार्कर को मैं जीरो ग्रेविटी में फेंकूंगा, तो मुझे फेंकने की जरूरत है क्या, एक छोटा सा जर्क दे दूंगा तो चलने नहीं लगेगा अपने आप ही, बोलो। हल्का सा ऐसे करके टच करना है, अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा, बोलो। और अपने आप ही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब वहां पे आप इस साइड हो, आप उसे क्या करोगे, हल्का सा ऐसे टच कर दोगे तो रुक जाएगा। तो यार ये हल्का सा आप समझो कि, और मतलब पूरी जर्नी में वर्क किया आपने नहीं किया यार, बस हाँ जब आपने जर्क दिया इसको,
चलाते वक्त हल्का सा वर्क किया और जब इसको ऐसे कर दिया तो हल्का सा वर्क कर दिया, तो फिर वो वर्क और पूरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन आप पूरा वर्क वो नहीं है। कब होगा वर्क? अब जरा समझो, यहां पे क्या है? एफ आर, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या कहेगी? कहां जा रहे हो भैया, आगे कहां जा रहे हो, इधर आओ। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फ्रिक्शन क्या कहेगी? रुक, कहां जा रहा है आगे? फ्रिक्शन पता होगा आपको, फ्रिक्शन तो यार वही है अपना पुराना वाला, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन को रोके। अब ये कह रहा है कि भैया मैं आगे जाऊंगा, फ्रिक्शन कहेगा कहां? इधर 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 इधर। आप फिर भी फोर्स लगाओगे तो ये सारा का सारा अब वर्क हो रहा है, अब वर्क हो रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये बताओ, स्पेस में कितनी देर तक भी खेलो, पसीने निकलेंगे आपको? नहीं निकलेंगे, कुछ कर ही नहीं रहा आप। ऐसे जर्क दिया और वहां पे चला गया, अब वहां से उसने ऐसे पकड़ लिया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। अब क्रिकेट खेल लो, कुछ मेहनत नहीं, सुबह से शाम तक खेलते रहो, कुछ नहीं होगा यार। क्या बात कर रहे हो आप? सुबह से खेलते रहो, शाम तक खेलते रहो, बॉल आएगी, मेहनत करनी नहीं, ऐसे टच करना, ऐसे चौका हो जाएगा, ऐसे चक्का हो जाएगा, फिर छक्का, सॉरी मतलब समझ रहे हो? तो यानी कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा और इस केस में भी करना पड़ेगा। यहां से यहां लेके चले गए, अब नीचे क्या लग रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बोल दो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप इसको उठा के लेके चले गए हो ऊपर, तो यार अगेंस्ट ही तो काम कर रहे हो यार, आप नहीं कर रहे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, बस यही है। यहां पे वर्क होगा, यहां पे वर्क होगा, लेकिन मान लो यही सेटअप स्पेस में होता, जीरो ग्रेविटी में होता, तो वर्क नहीं होता। क्यों वर्क नहीं होता? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना यार। अब जब तक अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा, समझ रहे हो? फिर अब एक्सटर्नल फोर्स पे कहानी है छोटी सी, ये जो है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स की कहानी ये मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा आपको। दो प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स होती है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अगली पूरी क्लास उसी पे आने वाली है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव को ऐसे समझेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। कोई टीचर नहीं समझा पाएगा ऐसे, ऐसे समझाएंगे आपको, बड़ी बारीकी से समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और अगर एंगल पे है चीजें, एंगल पे है तो फोर्स एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि ये कब केस होगा? जब ये रहा बस, और यहां पे लगा रहे हो आप फोर्स एफ, और यहां पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और बीच में एंगल बन रहा है थीटा, थीटा एंगल बन रहा है। अब थीटा एंगल बन रहा है, यहां पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं यार? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं देखा हुआ तो मेरी वीडियो देख लो, वैसे तो ये प्रमोशन वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं यार, देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। पता है तो बहुत ही बढ़िया यार, समझदार बच्चे हो। साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला साइन थीटा होता है। इसको प्रूव भी किया हुआ है हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, प्लीज देख लें उसको, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बता दो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा कंपोनेंट करा रहा है फोर्स का? बता दो, देख के क्या लग रहा है आपको, कौन सा कंपोनेंट? यार देखो, ये वाला कंपोनेंट तो कुछ नहीं कर रहा ना, ये वाला कंपोनेंट थोड़ा ना उसको आगे चला रहा है। आगे कौन चला रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कौन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है? कौन करा रहा है? एफ कॉस थीटा करा रहा है, इसीलिए वर्ग क्या आ गया? एफ एस कॉस थीटा। या अब यहां पे कॉस थीटा है तो एफ डॉट एस लिख दे, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा कॉस थीटा जब होता है तो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जिनको ये डॉट प्रोडक्ट नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये समझ आया एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलो, अब एक सवाल कि जब फोर्स और एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, कोई नहीं समझाएगा, ये सीधा आपको कहेगा कि वर्क जीरो होता है। आओ जरा इसे समझ लेते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तो जीरो हो जाएगा। टीचर क्या कहेगा? कहेगा भैया थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 90 हो गया, 90 की वैल्यू जीरो हो गई, वर्क इक्वल्स टू में 0 जूल। समझाएगा कोई नहीं? तो वर्क यहां पे कितना हो गया? 0 जूल। आओ जरा इसे समझते हैं, समझे, देखें, फील ले इसका। आओ भैया,
तो इसको हटा दे, चलो भाई इसको हटा देते हैं, नोट करना हो कर दो कुछ, ठीक है हटा दो, बहुत ही बढ़िया। आओ भाई जरा इसका इसका प्रूफ देखते हैं। कि जैसे ही एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो क्यों वर्क 0 हो जाता है। देखो भाई वर्क याद है ना क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, सही है यार, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्क क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। अब सुनना जरा, और काइनेटिक एनर्जी तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना डाटा चाहिए इसको समझने के लिए, पता है बहुत बढ़िया, नहीं तो फॉर्मूला देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब सुनना जरा, देखो अब एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रही है mg, या आप Fg फोर्स लगा देते हैं, ग्रेविटेशनल वाली फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है। इस केस में वर्क डन अगेंस्ट, मान लो सरफेस भी है, यहां से यहां आ गया, अब यहां से ही फोर्स लगाई है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात कर रहा हूं, यहां से मैंने F1 लगाई है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन नीचे तो ग्रेविटेशनल लग रहा होगा ना, ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच रही होगी, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बात कर रहा हूं मैं, वो 0 क्यों हो जाएगा। आप कहोगे भैया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बस खेल खत्म हो जाएगा, नहीं, इसको समझना है ना, यही तो समझना है। देखो अब सुनना जरा सुनने की कोशिश करना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अब आपको पता होगा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, फोर्स की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 0। इस फोर्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 0 लग रहा है कि नहीं लग रहा। अरे यार फोर्स जिधर होती है उधर ही तो एक्सेलरेशन देगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्सेलरेशन देगा, इधर एक्सेलरेशन देगा। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, अब एक्सेलरेशन 0 का मतलब कितनों को पता है, एक्सेलरेशन 0 का होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, बोलो भाई बोलो, हो गई बात, प्रूफ होने जा रही है यार। देखो इधर फोर्स लगी है तो इधर एक्सेलरेशन, तो इधर एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल रहेगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, इस फोर्स की वजह से फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इक्वल टू में वर्क करोगे। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इस फोर्स की वजह से वही तो इनिशियल होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट अभी मैंने बताया था हाफ एम वी स्क्वायर, वी फाइनल हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो जितना फाइनल उतना इनिशियल, यानी कट के 0, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, वर्क। और मैंने वही बताया था वर्क इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक या कोई भी एनर्जी। अब एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो वर्क कहां से होगा भैया, वर्क कहां से होगा, समझ गए, समझ में आता है, बोलो भाई आता है कि नहीं आता है, समझ रहे हो सारा खेल। हाँ अगर F1 की बात करें तो देख रहे हो वहां पे एंगल थोड़ा ना 90 डिग्री का बन रहा है, मैं 90 का कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, क्यों 90 पे वर्क डन 0 हो जाता है। देखो साफ समझ में आ रहा होगा, जिधर फोर्स लगे उधर एक्सेलरेशन, और इधर एक्सेलरेशन ये दे ही नहीं रहा, ये फोर्स एक्सेलरेशन दे नहीं रहा। अब ये फोर्स एक्सेलरेशन नहीं देगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो भैया समझ रहे हो बिल्कुल, तो वर्क कहां से होगा, 0। इसीलिए जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस केस में वर्क 0 हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बोलो भाई बताओ सही है, सब बढ़िया। चलो अब एक छोटा सा केस करा रहा हूं, काफी अच्छा केस है, देख लो भाई यार, देखो अब देखो एक बहुत बढ़िया केस है, अब देखो सुनो,
लेकिन ये जो केस है जरा ध्यान देना, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। हेमिस्फेरिकल समझते हो? यहां पे बॉल रखा हुआ था, ठीक है, यार सुनो, छोड़ो, बॉल नहीं है, ये चीनी का दाना है, ठीक है। अब चीनी के दाने को एक चींटी जो है वो चढ़ते 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 यहां पे लेके गई, ठीक है। ये रेडियस इसका आर, तो ये भी आर हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, छोटा कर दें। ये आर, ये भी आर, और ये है आपका हेमिस्फेरिकल बॉल। देखो अब इस यहां पे चीनी है, अब चीनी को लेके चली गई चींटी, ऊपर चढ़ने वाली है, चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, यहां पे आ गई और उसके हाथ से छूट गया चीनी। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अब हम लोग देखना शुरू करेंगे। देखो अब हम लोग देखना शुरू करने वाले हैं। अब देखो चीनी को वापस आने के ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तीनों के तीनों केस में आपका वर्क सेम आएगा, ये बात आपको प्रूफ करनी है। आओ जरा देखें, आओ जरा देखें। तो यानी कि आप ये थोड़ा ना लोगे, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यार, समझ रहे हो ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट लोगे आप। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रास्ता है, ये मतलब ऐसे आएगा तो आप तो डिस्प्लेसमेंट लोगे ना। देखो एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक डायरेक्ट नहीं है क्या, सीधा नीचे गिर जाए? बोलो सही है। अब बात ये प्रूफ करनी है कि ऐसे आए, जो वर्क होगा वर्क 1, और यहां से जो ऐसे आएगा वर्क 2, और यहां से जो वर्क 3 होगा, तो आपको प्रूफ करना वर्क 1 इक्वल टू में वर्क 2 इक्वल टू में वर्क 3 प्रूफ करना है। जरा इसका मास जो है m है, रेडियस r है, जरा बात प्रूफ कर दो। W1 इक्वल टू में W2 इक्वल टू में W3, ये बात प्रूफ करनी है आपको कि वर्क तीनों ही केस में सिमिलर होगा। बता दो भाई, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो गया होगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। आओ भैया जरा देखें, पहले वर्क 1 की बात करें। वर्क 1 तो सीधा आपको पता होगा कि इस पे लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W1 तो आ गया, mg fs होता है, तो यानी कि W1 इक्वल टू में f कितना हो गया, mg डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो रेडियस होगा वही तो चलेगा यार, तो mg r आ जाएगा W1। W2 की बात करें, वर्क डन बाय वर्क डन इन सेकंड केस देखें, W2 का है, ये रहा। अब देखो यहां से लेके यहां तक में क्या वर्क होगा, कोई वर्क ही नहीं होगा। ये देखो अब भी प्रूफ करा है, थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, mg नीचे लगेगा और ये जो होगा 0 हो जाएगा। सही है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से यहां लाने में तो कोई वर्क नहीं होगा, यहां से सीधा गिरोगे, अब यहां से जितना गिरोगे यार वो तो सही में आ जाएगा। तो W2 तो mg r के ही बराबर दिख रहा है। W3 का खेल है, आओ जरा देखें। अब ये बताओ, ये रहा फोर्स, ये रही डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा वो mg cos थीटा करा रहा होगा कि नहीं करा रहा होगा? बता दो भाई, बता दो, करा रहा होगा। अब जरा ध्यान देखना, जरा ज्योमेट्री को समझना। ये ज्योमेट्री है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एक रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्या आपको, हर एक 90 होता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल बाइसेक्टर होगा, तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो ये mg cos 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, mg cos 45 हो जाएगा। अच्छा ये r है, ये भी तो r है, ये r है, ये भी r है, तो ये क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, बिल्कुल √2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल √2r हो जाएगा। अब जरा निकाल लें, आओ भाई निकाल लेते हैं।
W3 का फॉर्मूला बता दो। FS सेम mg cos थीटा लेना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, √2r हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कितनों का तो आंसर चमक गए होंगे आंखों में, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब ये देखो mg cos 45 डिग्री होगा और यहाँ पे √2r है। cos 45 की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है जिसको, वो समझ ले 1/√2, और जिसको पता है वो तो आंसर भी वो रुकेगा थोड़ा, वो तो आंसर लेके आ गया। √2r, अरे क्या बात है सर, मजा आ गया। ये देखो, समझ गए, बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, काफी बार आया हुआ है, इसलिए मैंने करा दिया। W1 W2 इक्वल में W3, सारा वर्क सेम है। ये पता है किसका केस था, ये कंजर्वेटिव फोर्स का केस था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पे केस है कि mg कैसे भी हो कंजर्व रहता है, वर्क डन तीनों केस में सेम है। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगली क्लास में, प्लीज अगले सेशन में हम लोग इसी बात को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो है आपके पास यार, देखो इस वीडियो को अगर कोई 11th का बच्चा देख रहा है और उसका छोटा भाई 9th में पढ़ता है, तो मैं उसका ये भला कर लेना, दिखा दो उसको भी, हो गया। वर्क और एनर्जी समझ जाएगा, वो कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो हर कोई देख सकता है, हर कोई एलिजिबल है, कोई कुछ ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। बेसिक साइंस तो पता ही है यार, साइंस किसको नहीं आती यार। एक बात बता, एक थोड़ी सी प्रमोशन कर रहा हूं मैं साइंस की, यार सुनना। एक साइंस कब से पढ़ना शुरू कर देता है बच्चा, मेरे ख्याल से सेकंड क्लास से पढ़ना शुरू कर देता है। ईवीएस का नाम सुना होगा, इन्वायरमेंटल साइंस, देख रहे हो, सेकंड क्लास से ही बच्चा साइंस पढ़ना शुरू कर देता है। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, क्या बताऊं आपको, नर्सरी का बच्चा भी समझ सकता है यार, बस थोड़ा लेवल अप होता रहता है, एडवांस है। ये थीटा वीटा आने जाता तो घबराने वाली बात थोड़ा ना है, उसके लिए तो है ना हम लोग, ठीक है। तो ये जो है सारा खेल वर्क एंड एनर्जी का हम लोगों ने समझा, हर बारीकी समझी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने इसी में पूरा कंक्लूड कर लिया है। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया, वो थियोरेटिकल बात है ज्यादातर उसमें, इसलिए मैंने इसी वीडियो में डाल दिया। ये आप एज अ इंट्रोडक्शन ले लो या कंसेप्ट ले लो, कंसेप्ट भी काफी सारी बात की है हम लोगों ने, तो ठीक है। तो ये आपका था वर्क एंड एनर्जी का इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, जितना पढ़ाया पढ़ के आना, मिलते हैं अगली क्लास में।